नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, डॉक्टर कीर्तीच्या चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे. आज मी कक्षा 9वी अक्षर भारती मराठी यातून पहिल्या भागातली शेवटचा अध्याय काझीरंगा स्थूल वाचन हे घेऊन आलेली. आज आपण याची व्याख्या बघूया, एक्सप्लेनेशन बघूया, हिंदीतून आणि मराठीतून दोन्ही भाषांमधून बघू, जेणेकरून हिंदी भाषी विद्यार्थी त्यांना हे समझने सोपं जाणार आहे. ठीक है, बघूया. इस लेसन काजीरंगा को लिखा है वसंत अवसरे ने। इनका जन्म 1907 में हुआ, इनकी मृत्यु 1976 में हुई। कवि प्रवास वर्णनकार। यात्री, हाँ, स्फुट कविता संग्रह। ये एक कवि भी हैं, प्रवास वर्णनकार भी हैं। जहाँ से प्रवास करके आते हैं वहाँ उस जगह के बारे में लिख कर जरूर रखते हैं। इनका यात्री ये एक कविता संग्रह है। इसके बाद में भिक्षूंच्या प्रदेशातून लाल नदी निळे डोंगर ही प्रवास वर्णने प्रसिद्ध आहेत। इनके दो प्रवास वर्णन हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। पहला है भिक्षूंच्या प्रदेशातून, दूसरा है लाल नदी निळे डोंगर। प्रवास वर्णनात निसर्गाच्या देखण्या रूपांसोबत त्या प्रदेशातील लोकजीवनाचे सूक्ष्म अवलोकन, चिंतन व समाजवादी भूमिकेतून केलेले विश्लेषण आढळते। इनके प्रवास वर्णन के अंदर हम देखते हैं कि ये उस जगह के, जिस जगह के बारे में लिख रहे हैं, उस जगह के निसर्ग सौंदर्य को, यानी नैसर्गिक सौंदर्य की व्याख्या तो करते ही हैं, उसके अंदर लिखते ही हैं उस बारे में, परंतु उस स्थान के लोगों के जीवन के बारे में, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनका खान पान, यहाँ तक कि उनकी संस्कृति के अंदर उनके त्यौहार वगैरह सब कुछ आ जाते हैं ना। और ये सारी चीज़ों को उसमें लिखकर उस चीज़ को, उस प्रवास वर्णन को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना देते हैं और पढ़ने के लायक बना देते हैं। चिंतन व समाजवादी भूमिकेतून केलेले विश्लेषण आढळते। ये जिस जगह का प्रवास करके आते हैं उस जगह के बारे में चिंतन करते हैं और उसको फिर समाजवादी भूमिका के अंदर उसका विश्लेषण करके और फिर हमको लिखकर हमारे सामने उसको तैयार दे देते हैं। प्रस्तुत पाठात लेखकांनी काझीरंगा अभयारण्यातल्या जंगल सफारीचे वर्णन केलेले आहे। इन्होंने यहाँ पे काझीरंगा अभयारण्य जो है वहाँ के जंगल सफारी का वर्णन किया है, क्योंकि वहाँ पे जंगल सफारी यानी लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं इस अभयारण्य में, काजीरंगा में। तो वहाँ जब लेखक गए उनके साथ में क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या उन्होंने देखा और कैसा था, वो सब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ। अब हम देखते हैं, सुमारे 264 किलोमीटर विस्तार असलेली काझीरंगा पशुस्थली अथवा अभयारण्य साऱ्या भारताचे एक भूषण आहे। ये बोलते हैं 265 चौरस किलोमीटर इतना विस्तारित रूप में फैला हुआ ये जो काजीरंगा है, अभयारण्य है, ये पूरे भारत देश का एक भूषण है ना, हमारा भारत का एक गहना के समान है। एका आफ्रिका सोडल्यास इतके विविध आणि असंख्य पशुपक्षी आसामशिवाय जगाच्या पाठीवर इतरत्र कुठेच आढळत नाही। ये बोलते हैं एक अफ्रीका देश छोड़ देंगे तो उसके अलावा इतने तरह के असंख्य पशु पक्षी कहीं और जग में दिखाई नहीं देते हैं। इतकेच नव्हे तर आसाममध्ये वावरणारे काही प्राणी जगाच्या पाठीवर दुसरीकडे कुठेही आढळत नाही। यहाँ तक कि इस जगह की ये भी खासियत है कि यहाँ के कुछ प्राणी ऐसे हैं, कुछ जीव यहाँ के ऐसे हैं जो यहाँ के अलावा और कहीं भी दुनिया में नहीं मिलते हैं। हुलाक नावाचा एक पुच्छविहीन वानर फक्त आसामातच आढळतो। एक वानर है यानी बंदर है जो हुलाक उसका नाम है और वो पुच्छविहीन यानी उसको पूछ नहीं होती है, वो सिर्फ यहीं मिलता है, दुनिया में कहीं नहीं दिखता। भारताच्या इतरत्र कुठल्याही प्रांतात त्याची वस्ती नाही। त्याचे हुलाक हे नावसुद्धा त्याच्या आवाजावरून पडलेले आहे। वो बोले दुनिया के किसी भी जगह पर उसका वस्ती नहीं है, उसका निवास नहीं है, वो सिर्फ आसाम में रहता है और उसका ये जो नाम है वो भी उसके आवाज़ पर से पड़ा हुआ है। आसाम के वैशिष्ट्य दाखवणारा दूसरा प्राणी म्हणजे एक सिंगी गेंडा। वहाँ पे एक सिंगी गेंडा जिसको देखा जा सकता है। इस यहाँ की वो विशेषता है, या हम उसको बोल सकते हैं कि ये आसाम की जो है पहचान है। राज्याचे प्रतीक म्हणून आसामात ठिकठिकाणी त्याचे पुतळे उभारलेले आढळतात। हम अगर आसाम में एंट्री करते हैं तो वहाँ हमको हर जगह पर यानी एक मेन जो कोई चौक है ना, वहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, तो एक जो गेंडा है, एक सिंगी गेंडा जो है उसका पुतला बनाया हुआ दिखाई देता है। अब ये एक सिंगी गेंडा का जो है आपको यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। कोणी म्हणेल हा अगदी निर्बुद्ध प्राणी एखाद्या राज्याचे प्रतीक म्हणून का पसंत केला जावा, यानी जिसको बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है, निर्बुद्ध है, ऐसे प्राणी को क्यों राज्य का प्रतीक बनाया गया है, क्यों उसको पसंद किया गया राज्य का प्रतीक बनाने में। प्रथम दर्शनी वाटतो तितका हा प्राणी टाकाऊ नहीं, पर प्रथम बार देखने में हमको जैसा लगता है उतना
सुना ये टाकाऊ यत्न बाजू में रख देने वाला नहीं है. तो कोणीतरी इंग्रज कवीने गेंड्यावर एक लहानशी कविता करून तो माणसापेक्षा कसा श्रेष्ठ आहे ते दाखवलेले आहे. एक कोई अंग्रेजी कवि थे जिन्होंने कि एक छोटी सी कविता लिखी थी गेंडे पर, और उसके ऊपर बताया कि वो किस तरीके से मनुष्य से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है ना. तर एखादा पुतळा पाहणे आणि त्याला प्रत्यक्ष पाहणे यात फारच फरक असतो. मी तर गेंडा व त्यांच्याबरोबर आसामातले इतर पशुपक्षी प्रत्यक्ष व जवळून पाहण्याची संधी मिळावी म्हणून काझीरंगाला आलो होतो. लेखक बोलते हैं कि पुतला देखना और फिर उसी चीज़ को असलियत में देखना, इन दोनों में तो बहुत फ़र्क होता है. यात मतलब इनमें बहुत फ़र्क होता है. मी तर गेंडा यानी मैं तो गेंडा और उसके साथ में आसाम में के इतर पशुपक्षी यानी अन्य पशुपक्षी भी प्रत्यक्ष और पास से देखने की संधि यानी मौका मिलना चाहिए, इसलिए काझीरंगा में आया था. अशा ठिकाणी वन्य पशु बहुधा सकाळी लवकर अथवा सूर्यास्त वेळी पाहायला मिळतात. ऐसी जगह पर जो है वन्य पशु जो होते हमको या तो बहुत सुबह सुबह दिखाई देते हैं या फिर सूर्यास्त के समय में एकदम शाम को दिखाई देते हैं. आदल्या रात्री खूप पाऊस पडला होता, तेव्हा सकाळी जर पावसाची बुरबुर चालू राहिली तर जंगलात जाणे कठीण हे मी जाणून होतो. अब ये बोल रहे हैं कि आदल्या रात्रि यानी पहली रात में जो है बहुत बारिश हुई थी, इसलिए सुबह अगर ये बारिश बारीक बारीक भी चालू रही तो जंगल में जाना कठिन ही है, ये लेखक समझ चुका था. पण माझे नशीब जोरदार होते. पर लेखक बोलता है मेरा नसीब जो है वो बहुत जोरदार था. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आकाश पूर्णपणे निरभ्र होते, यानी दूसरे दिन आकाश पूरी तरीके से साफ था. पूर्वेचा वारा पण इतका शांत होता कि जंगलात फिरणाऱ्या जनावरांना आमचा वासही येणे कठीण होते. और वहाँ का हवा जो है वो भी इतनी शांत थी, है ना, इतनी शांत थी कि जंगल में घूमने वाले जानवरों को मनुष्य का वास यानी खुशबू भी मिलना कठिन बात थी. काजीरंगा भूमि करदम भूमि आहे. करदम भूमि यानी आप जानते हैं ना जहाँ कीचड़ रहता है, बारिश के कारण वो मिट्टी जो है चिखल वाली हो जाती है. करदम भूमि एक्चुअली उस जगह को बोला जाता है जहाँ झाड़ों के पत्ते जो है नीचे गिर कर और बारिश के पानी में वो मिलकर मिक्स होकर जो है कीचड़नुमा दलदल बना देते हैं. और ये कीचड़नुमा दलदल इसलिए बन जाता है क्योंकि वो फॉरेस्ट जो होते हैं इतने डेंस होते हैं, इतने घने फॉरेस्ट होते हैं कि वहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वो नीचे पृथ्वी को छू ही नहीं पाता, जिसके कारण बारिश का जो पानी है वो सूखता नहीं है और इसलिए वो करदम भूमि बन जाती है. कमरेत क्या चिखलातून फिरणे माणसाला अशक्यच. वो बोलते यहाँ कीचड़ इतना है कि मनुष्य जो है की कमर तक वो उसमें डूब जाए. शिवाय इथे सर्वत्र इतके उंच गवत वाढलेले असते की त्यात हत्तीवर बसलेला माणूसही लपून जातो. वो बोले कि इस करदम भूमि में, इस कीचड़ में जो घास है वो इतनी ऊंची ऊंची बढ़ जाती है, इतनी ऊंची ऊंची बढ़ जाती है कि त्यात हत्तीवर बसलेला माणूसही लपून जाते आणि उसमें हत्ती पर बैठा हुआ मनुष्य भी छुप जाता है. ठीक है. प्रवाशांना या जंगलात फिरवून आणण्यासाठी आसाम सरकारने 15-20 हत्ती खास शिकवून तैयार ठेवलेले आहे. प्रवाशांना यानी वहाँ पे घूमने जाने वाले लोगों के लिए इस जंगल में घुमा कर लाने के लिए आसाम के सरकार ने 15 से 20 हत्ती खास उनको सिखा कर तैयार करके रखा हुआ है. हे हत्ती वन्य पशूंना घाबरत नाहीत व दाट गवतातूनही ते मार्ग काढू शकतात. बोलते ये जो हत्ती होते हैं ये वन्य पशु यानी जंगल में जितने भी पशु है प्राणी हैं उनको घबराते नहीं है, घाबरत नहीं. और दाट यानी घने जंगल घने घास में से, गवत यानी घास, घने घास में से भी वो रास्ता निकाल लेते हैं आगे बढ़ने का. साधारणतः ऐसा समझ आहे कि गेंडा हत्तीच्या अंगावर चालून जातो. साधारणतः ऐसा वहाँ पे कहा जाता है कि जो गेंडा है वो भी हत्ती के ऊपर से, उसके बदन पर से चलकर निकल जाता है. यानी ऐसा वहाँ की जो अवस्था है वो इस तरीके से है कि गेंडा जो है वो हत्ती को बिल्कुल भी नहीं घबराता, वो उसके ऊपर से चल के निकल जाता है. पण शेजाऱ्याला निष्कारण त्रास देणे वन्य पशूंच्या रक्तात नसते, परंतु अपने पड़ोसी को बेफालतू में परेशान करना ये किसी भी वन्य पशु के खून में नहीं होता है. गेंडा देखील या नियमाला अपवाद नाही. गेंडा भी इस नियम को अपवाद नहीं है. क्वचित केव्हा तरी एकटा असलेला गेंडा समोर येणाऱ्या पशुवर धडक मारायला निघतो. कभी कभी अगर वो अकेला रहता है तो सामने से आने वाला कोई पशु उसको धड़क मार देता है क्योंकि उस समय वो अकेला रहता है. पण एकलकोंडेपणाचे पर्यवसान 63पणात झाले
यानी अकेला रहने का अगर बदलाव, अकेला रहने से अगर व्यक्ति जो है तिरसठ हो जाता है, नहीं तर नवलच, नहीं झाला तर नवलच, यानी अकेले रहने के मनुष्य जो इतना बोर हो जाता है कि वो जो है उसका नेचर जो है वो एकदम से चिडचिडा हो जाता है. जगातील प्रचंड काय प्राण्यात भारतातील एकशिंगी गेंड्याचा 4था नंबर लागतो म्हणतात. यानी ऐसा बोला जाता है कि जग में कि जितने भी प्रचंड काय प्राणी होते यानी बड़े बड़े बहुत प्राणी होते, उनमें से एक सिंगी गेंडा का 4था नंबर आता है. पहिल्या तिघात आफ्रिकी हत्ती, भारतीय हत्ती व आफ्रिकेतला सफ़ेद गेंडा यांचा समावेश होतो. पहले नंबर में अफ्रीका का हत्ती आता है, दूसरे नंबर पे भारत का हत्ती आता है और तीसरे नंबर पे अफ्रीका में का सफ़ेद गेंडा आता है और चौथे नंबर पे हमारे यहाँ भारत के आसाम में का गेंडा आता है. जंगलात फिरण्यासाठी मला एक हत्तीण मिळाली होती. वो बोलते हैं जब मैं जंगल में घूमने के लिए गया तो मुझे एक हत्तीण यानी फीमेल हत्ती उनको मिली थी घूमने के लिए. तिचे नाव वैजंती असे होते, उसका नाम था वैजंती. मोठी देखणी इंद्राच्या ऐरावताची मुलगी शोभेल अशी होती ती. वो बोले इतनी एकदम सुंदर देखणी मतलब एकदम सुंदर. इंद्राच्या ऐरावत यानी इंद्र भगवान का जो हत्ती है उस ऐरावती की मुलगी यानी इंद्र भगवान की जो ऐरावती है उनकी लड़की के समान वो उसको उसके साथ में अगर रहे तो उसके समान लगे, इतनी सुंदर उसको वो मॅच हो गया अच्छे से, शोभेल अशी ती होती. आणि चालत पण होती अशी एटीत और चलना भी उसका इतना एटदार था कि गवतातून चालताना जणू रेशमी साड़ी सळसळते आहे ऐसे वाटावे. ऐसा लगता है जैसे कि घास में से जब चल रही है तब ऐसा लगता है जैसे कि रेशम की साड़ी जो है वो सळसळ रही हो, ऐसा लगता है. जणू गमे भासे हे तुम्हाला अलंकारमध्ये येणार तेव्हा मी घेणार आहे. ठीक आहे. निघल्यापासून थोड्याच वेळात ती एका जराशा ओढ्या ठिकाणी आली और जैसे वो जंगल में गई उसके बाद में थोड़ी सी खुली हुई जगह पर आई आणि माहुताने खूण केल्याबरोबर ती उभी राहिली. यानी माहुत यानी जो उसके ऊपर बैठ के उसको चलाता है ना, हाथी को दिशा दिखाता है, उसको चलाता है, उसको माहुत बोला जाता है. तो बोले उसने खूण यानी इशारा करा और एकदम से जो है वैजंती रुक गई. समोरच आमच्याजवळ एक गेंडा अगदी निश्चल उभा होता. वो बोले की हमारे सामने एक गेंडा एकदम निश्चल यानी शांत खडा था. चिलखत घालून पहाऱ्यावर उभा असलेल्या एखाद्या विशालकाय योद्ध्यासारखा. ऐसा लग रहा था जैसे वो युद्ध में पहने जाने वाले किसी ऐसे मोटा सा लोहे का कवच पहन लेते ना, वैसे उसने चिखल का कवच पहन के रखा हुआ था और जैसे कोई युद्ध में जाने के लिए वो तैयार हो, इतना वो योद्धा के समान विशालकाय दिख रहा था. कीचड में सनावा जराशी मान हलवून त्याने आमच्याकडे पाहिले व मनात नक्की केले की आपली जागा सोडून पुढे मागे होण्याची जरूर नाही. उसने थोड़ा सा ऊपर गर्दन करके देखा और देखा कि एक हत्ती है, उसके ऊपर कोई आदमी बैठे. उसने मन ही मन सोचा कि इनसे तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं, मुझे न तो आगे जाने की ज़रूरत है न ही मुझे पीछे जाने की ज़रूरत है. त्याचा फोटो घेण्याची माझी मनीषा जाणून माहुताने हत्तीणीला चुचकारत उभी केली. अभी जो है माहुत जो है हत्ती का वो पहचान गया था कि जो लेखक है उसका गेंडे का फ़ोटो लेना है, इसलिए उसने जो हत्नी है वैजंती है उसको पुचकार के वहाँ पे खड़ा किया. मी गेंड्याचे मनसोक्त फ़ोटो घेतले. लेखक ने गेंडे के बहुत सारे फ़ोटो लिए. त्या माहुताकडून 2 गोष्टीच्या माहिती मिळाल्या. वो बोले माहुतने मुझे 2 बातें बताई. बाजारात गेंड्याच्या नाकावरील शिंगांची किंमत जवळजवळ 2000 रुपये इतकी असते. ही एक व दुसरी अशी की शरीर थंड राखण्यासाठी चिखलाने अंग माखून घेणारा गेंडा हा सामाजिक आरोग्याचा भुगता असतो. पहला तो उन्होंने बताया कि इसका जो एक सिंग रहता है नाक के ऊपर, उसकी कीमत, एक सिंग की कीमत 2000 रुपये इतनी होती है. और दूसरी बात यह बताई कि अपने शरीर के ऊपर जो चिखल यानी कि कीचड़ लपेट लेता है और पूरे तरीके से कीचड़ में माखून मतलब भर के एकदम और ये बैठा रहता है तो हमें इतना गंदा दिखाई देता है, परंतु ये वास्तव में देखा जाए तो सामाजिक आरोग्याचा भुगता असतो. आणि सामाजिक आरोग्य की इसको बहुत पहचान होती है. सबंध मोठ्या जंगलात फक्त एकाच ठिकाणी जाऊन तो अपनी विष्ठा टाकतो. यानी वो पॉटी करने के लिए भी पूरे जंगल में किसी एक ही जगह पर जाता है. विष्ठा यानी पॉटी है ना, तो यहाँ पे कित्येक मैल दूर असला तरी त्याच एका जागेवर तो नेहमी परतून येतो. यानी वो जंगल में कितनी भी किलोमीटर दूर चला जाए, लेकिन अगर उसको पॉटी के लिए जाना हो तो वो उसी एक जगह पर ही चल के जाता. घाण वाटेल तेथे टाकू नये, शेजाऱ्या पाजाऱ्यांना त्रास होईल असे वागू नये, हे समजणारा गेंडा निसंशय शहाणाच म्हटला पाहिजे. बोलते कि गंदा लगे उस जगह पे
कोई गंदगी डालो मत, और आसपास के लोगों को परेशानी हो ऐसे हमने नहीं रहना चाहिए, ऐसा हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये समझने वाला गेंडा निसंशय यानी बिना शंका के बहुत होशियार ही कहा जाना चाहिए। माहुताने खूण केली व गर्रकन वळसा घेऊन वैजयंती दुसरीकडे निघाली। जैसे ही माहूत ने उसको इशारा किया वैजयंती को, वो तुरंत दूसरी तरफ मुड़कर निकल पड़ी। त्याच वेळी एक पांढरा शुभ्र गाय बगळा डोक्यावरून पंख हलवत उडाला। मी लगेच मनात नक्की केले की जवळपास कुठेतरी रानम्हशीचा कळप असला पाहिजे। वो बोले कि जैसे ही हमने मुड़े वैसे ही एक सफ़ेद सा एकदम मस्त गाय बगड़ा जो होता है इसको वह सिर के ऊपर से पंख हिलाते हुए निकल गया। बगड़ा ने हिरन जिसको बोला जाता है, हिरन है ना, वो उसके सिर के ऊपर से निकल गया। उसने मन में तुरंत पक्का किया कि यहाँ आसपास कहीं ना कहीं रानमशी यानी जंगली भैंस जरूर होगी, और माझा तर्क खरा ठरला। वो बोला मेरा ये सोचना बिल्कुल सही था। गिरकी घेऊन बगड़ा जिथे उतरला यानी गिरकी लेके वो बगड़ा यानी वो जो हिरन है वो जहाँ पे उतरा त्या दिशेने माहुताने वैजयंतीला हाकारले आणि 5-15 म्हशीचा एक कळप शांतपणे चरताना आमच्या दृष्टीस पड़ला। यानी माहूत ने कहा वैजयंती को उस तरफ जाने के लिए, और समय वहाँ गए तो देखा कि 5-15 भैंस जो है वहाँ पे उनका झुंड, कड़प यानी झुंड, उनका झुंड वहाँ पर चरते हुए हमको दिखाई दिया। म्हशी गावातून चरतात त्यावेळी गावातले अनेक लहान कीटक घाबरून हवेत उडतात। बोलते हैं कि म्हशी यानी भैंसें जब गाँव में चरने के लिए जाती है या चलती हैं तो उनके चलने से गाँव में अनेक छोटे बड़े कीटक यानी कीड़े घबरा के हवे में उड़ने लगते। त्यांना खाण्यासाठी बगड़े नेहमीच म्हशीच्या जवळ अथवा त्यांच्या पाठीवरही येऊन बसतात, और उसी को खाने के लिए जो बगड़े होते हैं ये भैंस के आसपास मंडराते रहते हैं या उसकी पीठ के ऊपर भी बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि जब भैंस हिलेगी तो उनके ऊपर से जो कीड़े उड़ेंगे वो उनको खाने के लिए मिल सकते हैं। विशाल शिंगाच्या 10-15 म्हशींच्या मधून वावरणारे बगळे पाहून मनात आले की निसर्गाची ही काळ्यावरची पांढरी लिपी केव्हा तरी कागदावर चित्रित केली पाहिजे। लेखक ने देखा कि वो काले काले जो विशाल शिंगाच्या 10-15 म्हशी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी सींग वाली वो काली काली 10-15 भैंसें थी, और उनके बीच में वो सफ़ेद उनकी पीठ पर बैठने वाले या उनके पीछे पीछे उड़ने वाले बगड़े थे। तो उनको देखकर उनको निसर्गाची ही काळ्यावरची पांढरी लिपी यानी निसर्ग ने बनाई हुई काले कागज पर सफ़ेद रंग से लिखी हुई ये जो लिपि है, ये जो अक्षर है, वो लेखक को लगा केव्हा तरी कागदावर चित्रित केली पाहिजे। यानी ये काली लिपि कभी न कभी सफ़ेद अक्षरों के रूप में मुझे कागज के ऊपर लिखना चाहिए, यानी ये प्रवास वर्णन जरूर लिखना चाहिए। आसामी जंगलातल्या ह्या रानम्हशीची शिंगे दिसायला मोठी सुंदर आणि विशाल अर्धचंद्राकृती असतात। यानी ये असम के जंगल की जो जंगली भैंसें होती है उनके सींग जो होते हैं वो दिखने में बहुत बड़े सुंदर विशाल और अर्धचंद्राकार आकृति लिए हुए होते हैं। हत्तीपेक्षाही उंच असलेल्या एलिफंट ग्रास हत्ती गवत म्हणून चिखल तुडवत माहुताने वैजयंतीला पुढे काढली। यानी हत्ती से भी बड़ी होने वाली एलिफेंट ग्रास उसका नाम रखा गया। वो हत्ती से भी बड़ी होती है, इसलिए जो माहूत है उसने वो चिखल में से निकलते हुए वैजयंती को आगे निकाला। उसी चिखल में से चलते हुए वैजयंती आगे बढ़ी। थोडे अंतर चालून गेल्यावर मध्येच थांबून तिने सोंड वर केली। थोड़े आगे चलने के बाद में उसने बीच में ही सूंड ऊपर करके वो रुक गई वहाँ पर, आणि तुतारी सारखी दीर्घ किंकाळी फोडली, और उसने तुतारी यानी से पुंगानी होती ना जो बजाते हैं, वो उसको तुतारी बोला जाता है मराठी में, उसको बजाकर और जोर से एक आवाज़ निकली। यानी ऐसा लगा जैसे वो तुतारी बजा रही, क्योंकि उसकी जो सूंड है उसका आकार तुतारी के जैसा हो गया जब वो किंकाळी फोडली यानी जोर से चिल्ला रही थी। मला वाटले काहीतरी संकट आहे। लेखक को लगा अब आगे कुछ संकट है। माहुताने इकडे तिकडे नजर फिरवली आणि हत्तीला पुढे चालण्याची सूचना केली। माहूत ने इधर उधर देखा और वैजयंती को बोला कि चलो आगे। सावधपणे पावले टाकत गवतातून चालत ती एका डबक्यापाशी आली, लेकिन वो एकदम सावधानी से चलते हुए घास में से चलते एक डबके के पास यानी पानी से भरे हुए छोटा सा गड्ढा सा था उसके पास आई। डबक्याच्या काठावर एक हरिण मरून पडलेले होते, यानी डबके के उस पानी के जो किनारे पर जो है एक हरिण था वो मरा हुआ पड़ा था। हत्ती ने पुनः एक किंकाड़ी फोड़ली और हत्ती ने फिर वैसे ही जोर से चिल्लाई जैसे कोई उसने जो है सूंड ऊपर करके तुतारी के समान आकार करके फिर चिल्लाई और तोंड हवेत फिरून चारही दिशांचा वास घेतला। उसने मुंह हवा में घुमाया और चारों दिशाओं की खुशबू ली। जणू काय
मृत्यूची पावले आजूबाजूला कुठे रेंगाळत आहेत का की काय याचा मागोवा ती घेत होती. यानी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मृत्यु के जो पैर है, पावले हैं, यानी मृत्यु के जो पैरों की उभरे हुए पैर हैं, कहीं आजू बाजू दिख रहे हैं क्या, रेंगाळ रहे हैं क्या, ऐसा वो देखना चाहती थी की काय याचा मागोवा घेत होती. आणि इस बात के बारे में पूरा यकीन कर लेना चाहती थी. माहुताने वैजयंतीला जरा खाली वाकायला लावले. माहुतने कहा वैजयंती को कि थोड़ा नीचे झुको, आणि आपल्या सोबत्याला खाली उडी मारायला सांगितलं. और उसने उसके साथ में, माहुत के साथ में एक और आदमी था, उसको बोला कि तुम भी नीचे उतरो. त्या सोबत्याने खाली उतरून हरण्याच्या प्रेताचे नीट निरीक्षण केले. वो जो साथ में बैठा हुआ आदमी था वो नीचे उतरा. उसने हरिण जो मरा हुआ था उसकी डेड बॉडी का अच्छे से निरीक्षण किया, उसको देखा, आणि कुठल्या तरी प्राण्याने छातीत शिंग खुपसून त्याची हत्या केली होती. कोईसा तो प्राणी ऐसा था जिसने उसके छाती में, यानी हरिण की छाती में सिंग चुभाकर और उसकी हत्या कर दी थी. किती नाजूक सुंदर जीव, पण जनावरांच्या एका आंधळ्या वेड्या लहरीबरोबर चक्काचूर झाला त्याचा. माझे मन क्षणभर बधीर झाले. वो बोले कि कितना सुंदर जानवर, परंतु एक जानवर के अंधेपन ने उसको क्या कर दिया, चक्काचूर कर दिया. एक लहरी, यानी लड़ाई की होगी उन दोनों ने, उस लड़ाई में उसको सींग लग गया और उसमें उसकी मृत्यु हो गई. इस चीज़ को देखकर जो है लेखक का मन कुछ क्षण के लिए तो बधीर हो गया, सुन्न हो गया. काझीरंगा विस्तीर्ण प्रदेशात उडवत आणि भिजलेल्या वाऱ्यावर मंद मंद गतीने तरंगत गिरक्या घेणारा जमिनीचा व गवताचा वास हुंगत वैजयंती प्रवासी बांगल्याच्या दिशेने आता चालू लागली. उन्होंने कहा काजीरंगा का विस्तीर्ण इतना बड़ा वन प्रदेश जो है उसको पैर से नापते नापते, तुड़वत यानी पैर से नापते नापते जो है भीगे हुए जो हवा चल रही थी मंद मंद, उसमें धीरे धीरे डोबते डालते जमीन पर घास को सूंघते हुए वैजयंती जो है बंगले की दिशा से, प्रवासी बंगले की दिशा में चलने लगी, जहाँ पर कि लेखक रुका हुआ था. का कोण जाणे, पण वाटेत पुन्हा ती थबकली. पता नहीं क्यों, परंतु वो रास्ते में फिर से रुक गई. आणि त्याच वेळी समोरून हरणाचा एक कळप उड्या मारत मारत पळत पळत निघून गेला. और उसी समय सामने से हरिणों का एक झुंड, कड़प यानी झुंड, वह आया और छलांग मारते मारते भागते हुए आगे से निकल गया. त्या हरणाकडे पाहून एका विलक्षण समाधानाने माझे मन भरून आले. और लेखक बोलता है उस हरिण के जो झुंड है उसको देखने के बाद में मुझे एक प्रकार का अनोखा समाधान मेरे मन में हो गया. त्यांचा तो कळप सारंगाचा आहे असे मनाला वाटू लागले. उनको लगा कि ये जो इनका जो कड़प है, इनका जो झुंड है वो सारंग के समान है, ऐसा उनके मन को लग गया. किंचित काळसर रंगावर अस्पष्ट पांढुरके ठिपके असलेल्या हरणांना संस्कृत भाषेत सारंग म्हणतात. वो बोलते हैं कि ऐसे हरिण जिनका बॉडी का रंग ब्राउन होता है और उनके ऊपर सफ़ेद रंग के कुछ या क्रीमिश कलर के जो कुछ ठिपके होते हैं, टिपके होते हैं, उनको संस्कृत भाषे में सारंग कहा जाता है. ह्या हरणांचा कळप वेगाने जातो त्यावेळी एखादा काळा पांढरा ढग वाऱ्यावर तरंगतो आहे असे वाटते. वो बोलते हैं ऐसे हरिण का ऐसे हरिण का झुंड जब एक साथ भागता हुआ, जंप करता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे काले काले ढग यानी काले काले मेघ जो है वो पांढरा ढग वाऱ्यावर तरंगतो है, और उसके ऊपर वो जो बिनकियाँ हैं, वो जो टिपके हैं, वो सफ़ेद सफ़ेद ढग जो है उस काले काले बादल के ऊपर जो है तरंग रहे, ऐसा लगता है. ढगाला ही संस्कृत भाषेत सारंग हे नाव आहे. ढग को भी संस्कृत भाषा में सारंग यह कहा जाता है. विशाखातल्या पांढुरक्या ढगासारखे क्षणाक्षणाला वेगळे रूप घेणारे मन तिथे घोटाळत असतात. वैजयंती काझीरंगाच्या कडेला येऊन उभी राहिली आणि प्रवासी बंगला तिथून जवळच होता. हे बोलते वैशाख का महीना था. पांढुरक्या ढगासारखे क्षणाक्षणाला वेगळे रूप घेणारे मन तिथे घोटाळत असता. यानी सफ़ेद ढग के समान प्रतिक्षण अलग अलग रूप मन के वहाँ पर लेखक के बदलते जा रहे थे, और उसमें उसका मन जो है घूमता जा रहा था, मतलब गटांगड़े लेता जा रहा था. ऐसे समय में वैजयंती जो है एक कोने में जाकर खड़ी हो गई और प्रवासी बंगला जो है जहाँ लेखक रुका हुआ था वो वहाँ से थोड़ा ही पास में था. विद्यार्थी मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि काजीरंगा ये लेसन आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर इसमें आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए. अच्छा लगा तो बताइए, बुरा लगा तो बताइए. मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए. अपने फ्रेंड्स के साथ में मिल बांट कर पढ़िए, उन्हें शेयर ज़रूर कीजिए. और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई कीजिए. धन्यवाद. नमस्ते.